कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी असफलता का सारा ठीकरा एक बहाने पर फोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी असफलता उजागर न हो। लेकिन जो लोग इस दुनिया में वाकई में सक्सेसफुल है वो कभी भी अपनी असफलता के लिए किसी बहाने का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उससे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। यह बहानेबाजियां कई प्रकार की होती है, जिनमें से 4 प्रमुख है। पहली, स्वास्थ्य संबंधी बहानेबाजी। मैं पूरी तरीके से फिट नहीं हूँ या फिर बीमार हूँ, इस वजह से ये काम नहीं कर पाया। दूसरी, इंटेलिजेंस संबंधी बहानेबाजी। मैं थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट हूँ इसलिए ये काम नहीं कर पाता हूँ, और वो व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए वो काम कर पाता है। तीसरी, उम्र संबंधी बहानेबाजी। अब तो मेरी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, या फिर मेरी अभी उम्र काफी कम है इसलिए मैं यह काम नहीं कर सकता। चौथी, किस्मत संबंधी बहानेबाजी। मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी, वो ये काम इसलिए कर पाया क्योंकि उसकी किस्मत तेज थी। आज इस वीडियो में हम केवल 2 बहानेबाजियों को पढ़ने वाले हैं, एक स्वास्थ्य संबंधी बहानेबाजी, दूसरी इंटेलिजेंस संबंधी बहानेबाजी। बाकी शेष दोनों बहानेबाजियों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है विष्णु कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तर्क सेतु पर। तो तैयार हो जाइए बहानेबाजियों को समझने के लिए ताकि इनका निवारण किया जा सके। स्वास्थ्य संबंधी बहानेबाजी। इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरीके से फिट नहीं है। हर इंसान की यदि मेडिकल रिपोर्ट कराई जाए तो कोई न कोई कमी जरूर ही निकल जाएगी, और इन्हीं छोटी छोटी कमियों को कई लोग बार बार अपनी बातों में डिस्कस करके, बार बार अपने विचारों में सोच सोच कर बड़ी बना लेते हैं। जबकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक जानलेवा बीमारी होती है, फिर भी उस बीमारी को वो इस प्रकार नजरअंदाज करते हैं जैसे कि वो हो ही नहीं, और अपनी जिंदगी को न केवल सुकून से जीते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयां भी छूते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंग, जिन्हें 21 साल की उम्र में एक लाइलाज न्यूरोलॉजिकल बीमारी ALS हो जाती है, और डॉक्टर्स उन्हें बोलते हैं कि आप 2 या 3 साल से ज्यादा नहीं जी सकते। लेकिन वह अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते हैं, बल्कि इस दुनिया के विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक भी बनते हैं और ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी पर शोध करते हैं, और उनकी एक किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बेस्ट सेलर रही है। हमें हेल्थ के प्रति किस प्रकार का नजरिया रखना चाहिए, चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी है 3 दोस्तों की, राहुल, आर्यन और विक्रम, जो कॉलेज टाइम से दोस्त हैं और काफी समय बाद में एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं। राहुल जो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनता है और लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाला बनता है, जबकि आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है और विक्रम एक जिम ट्रेनर बनता है। जब वो आपस में बातें करते हैं तब आर्यन दुखी और चिंतित महसूस हो रहा था। तब राहुल ने इसका कारण पूछा तो आर्यन ने बताया कि मेरे दिल में कोई प्रॉब्लम है, मुझे छाती में दर्द भी होता है और सांस लेने में भी समस्या उत्पन्न होती है। मैंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी डॉक्टर मेरी समस्या को पकड़ नहीं पा रहा और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। राहुल आर्यन से बात करते करते विक्रम को भी उसके हालचाल पूछता है, तो विक्रम उसे बताता है कि मुझे 3 सप्ताह पहले एक हार्ट अटैक आया था, 90% ब्लॉकेज था। आगे विक्रम हंसते हुए बोलता है कि डॉक्टर्स ने तो ये तक कह दिया था कि आप यदि 10 मिनट बाद में आते तो शायद आपका काम हो चुका होता, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मेरी हालत में अब काफी हद तक सुधार है, और मैं तो अब अपनी जिम में वापसी की तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं वहां पर जाकर एक कार्डियक रिहैब सेंटर खोल सकूं, जिससे कि और भी हार्ट पेशेंट के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। अब राहुल मन ही मन में दोनों की बातों के बारे में सोचता है और उसे आर्यन की समस्या के बारे में पता भी लग जाता है। राहुल आर्यन को बोलता है कि मुझे ये लगता है कि जो समस्या है वो तुम्हारे दिल में न होकर तुम्हारे दिमाग में है। जब सारे डॉक्टर्स मिलकर उस समस्या का पता नहीं लगा पा रहे तो ये भी संभावना है कि वो समस्या हो ही नहीं, वो तुम्हारा एक वहम ही हो। अपनी जिंदगी और अपनी मौत में क्यों कंफ्यूजन पैदा करना। राहुल आर्यन को राजेश खन्ना की आनंद मूवी का एक डायलॉग सुनाते हुए बोलता है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अगर मौत के डर से जिंदा रहना छोड़ दिया तो और मौत किसे कहते हैं। बाबू मोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, और मर भी गया तो साला मैं ही नहीं तो डर किस बात का। अब आर्यन को अपनी समस्या का पता लग गया था और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। यह कहानी और यह मूवी दोनों हमें जिंदगी के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति एक नजरिया सिखाती है। जिंदगी में कम से कम एक बार यह मूवी जरूर देखनी चाहिए, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। एक बीमारी उतनी भयंकर नहीं होती जितना कि उसके प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जैसे कि शुगर, डायबिटीज, जो कि एक शारीरिक कंडीशन है, एक शुगर का लेवल है। उसे लोग अपनी दिमाग में सोच सोच कर, चिंता कर 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 इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो एक दिन वाकई में जानलेवा बन जाती है।
पॉजिटिवली कुछ रूटीन चेंज करके, कुछ डाइट्स में चेंज करके, कुछ आदतों में चेंज करके इसमें आसानी से सुधार किया जा सकता है। लेकिन कई लोग इसको अपने दिमाग में घर बनाने देते हैं और इसकी बार बार में चिंता करते हैं। इस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से ये बीमारी एक दिन वाकई में बहुत बड़ी बन जाती है। कभी भी अपनी बीमारी के बारे में किसी से बात ना करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी के बारे में बार बार लोगों से बातें करके एक सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि थोड़ी सी सहानुभूति मिल भी जाए, लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनके भयंकर बीमारी होने के बावजूद भी अपनी बातों में उस बीमारी को शामिल नहीं करते हैं, और वो इस प्रकार से बिहेव करते हैं कि सामने वाले इंसान को कभी पता भी नहीं लगे कि इसको ऐसी बीमारी है। ऐसे लोग ही एक सच्ची रेस्पेक्ट प्राप्त करते हैं। आपकी हेल्थ जैसी भी हो, भगवान को उस हेल्थ के प्रति शुक्रिया अदा करें। हमें अपने जूते तब तक ही फटे हुए लगते हैं जब तक कि हम एक लंगड़े आदमी को न देख लें जिसके पैर ही ना हो। अपनी हेल्थ के प्रति शुक्रिया अदा करने से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो एक बीमारी को झेलने में सहायता प्रदान करती है। स्वास्थ्य संबंधी बहानेबाजी को समझकर अब हम समझेंगे इंटेलिजेंस संबंधी बहानेबाजी। इस बहानेबाजी को ज्यादातर लोग डिस्कस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उनको खुद का अपमान महसूस होता है। वो खुद को कम इंटेलिजेंट और दूसरों को ज्यादा इंटेलिजेंट समझने की गलती कर बैठते हैं। ऐसा समझने के कारण वह चैलेंजिंग सिचुएशंस में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। और वह व्यक्ति जो इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, वो इन सिचुएशंस को पास कर जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो ये कभी नहीं सोचता कि मैं खड़ा होने के लिए पर्याप्त रूप से इंटेलिजेंट या सक्षम हूँ या नहीं, मैं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। वो लगातार प्रयास करता है, गिरता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर कोशिश करता है, और ऐसा करते करते वह एक बार खड़ा हो ही जाता है। वह न तो खुद को कम इंटेलिजेंट समझता है और न ही ज्यादा इंटेलिजेंट, और न ही उसे हार का डर होता है। वह तो बस प्रयास करता है और एक दिन खड़ा हो ही जाता है। यही है ग्रोथ माइंडसेट की निशानी। क्या सफल होने के लिए इंटेलिजेंस वाकई में मायने रखती है, और यदि रखती है तो कितना मायने रखती है? चलिए इसको समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। कहानी है एक गांव के दो युवकों, रोहन और अर्जुन की। रोहन, जिसकी बुद्धिमत्ता या आईक्यू सामान्य थी, लेकिन उसमें हर परिस्थिति में डटे रहने की क्षमता, लोगों के साथ में मिलकर काम करने की भावना और हर हाल में आगे बढ़ते रहने का एक संकल्प था। वहीं अर्जुन, जिसका तेज दिमाग था और आईक्यू बढ़िया थी, लेकिन वह एक निराशावादी, अहंकारी और अकेले काम करने वाला व्यक्ति था। एक दिन गांव के मुखिया ने एक घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इस गांव के जंगल के पार स्थित अगम्य पर्वत की चोटी पर जो स्वर्ण कमल बंधा हुआ है उसको लेकर आएगा, उसे गांव का नया नेता बनाया जाएगा। और रोहन और अर्जुन दोनों ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहली सीख, बुद्धिमत्ता से ज्यादा जरूरी है टिके रहना। पर्वत की चढ़ाई शुरू करते ही अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हुए रास्ते में आने वाली हर चट्टान, हर झाड़ी और हर एक खतरे का विश्लेषण करना शुरू कर दिया, और वह बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में वह थक कर बैठ जाता है और सोचता है कि इतनी मेहनत करके क्या ही मिलने वाला है, यह तो एक बेकार की चुनौती है। जबकि रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह डटा रहता है। अपनी बोतल का आखिरी घूंट पानी पीकर खुद को संभालता है और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए लकड़ी की एक छड़ी बनाता है, जिससे कि वो खुद को संभाल सके। दूसरी सीख, सकारात्मकता और सहयोग का जादू। आगे चोटी की चढ़ाई के रास्ते में एक गहरी खाई आती है। अर्जुन उस खाई को देखकर घबरा जाता है और मन ही मन में सोचता है कि इसे तो पार करना नामुमकिन है, और निराश होकर वापस लौटने लग जाता है। वापस लौटते समय वो रोहन को देखता है, जो कुछ यात्रियों को इकट्ठा करके उनसे कुछ बात कर रहा होता है। वो उन्हें कह रहा होता है कि हमारे पास जो भी रस्सियां हैं उनको और आसपास में पड़ी लकड़ियों को मिलाकर एक पुल बनाया जा सकता है, जिससे कि हम आगे जा सकें। फिर सब लोग मिलकर काम करते हैं और कठिन परिश्रम करके एक पुल बना देते हैं। अर्जुन ये देखकर हैरान हो गया कि किस प्रकार रोहन ने अपनी एक सामान्य बुद्धि को सकारात्मकता और सहयोग की भावना से बढ़ावा दिया, और उसी पुल का प्रयोग करते हुए अर्जुन ने भी वह खाई पार कर ली। तीसरी सीख, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अंतिम चुनौती एक बर्फीली हवा थी जो चोटी के पास में एक तूफान की तरह चल रही थी। अर्जुन ने उस बर्फीले तूफान को देखकर निराश होकर सोचा कि इस ठंड में तो आगे बढ़ना मूर्खता है, और उसने हार मान ली। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने बैग से गर्म कपड़े निकाले और धैर्य से धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए, और गिरते पड़ते कैसे भी करके वह लगातार चलते हुए चोटी पर पहुंच ही जाता है, और चोटी पर बंधे हुए स्वर्ण कमल को उठाकर अपनी जीत को जोर से चिल्लाकर सेलिब्रेट करता है। जब रोहन विजयी होकर लौटा तो उसके गांव के मुखिया ने लोगों को एक बात समझाई कि सफलता का ओनली 5% पार्ट ही इंटेलिजेंस होता है, जबकि 95% पार्ट होता है टिके रहने की क्षमता, पॉजिटिविटी, सहयोग की भावना
रोहन ने अपनी सामान्य बुद्धि को इन्हीं गुणों से इतना प्रबल बना लिया था कि उसने अर्जुन जैसे तेज दिमाग को भी पीछे छोड़ दिया। असली इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है जो कभी हार न माने और लोगों को साथ में लेकर चले और अपने विश्वास से अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाए। इंटेलिजेंस कितनी है यह मायने नहीं रखता, बल्कि मायने यह रखता है कि हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस है हम उसको यूज कैसे करें। हम हमारे क्लास में या फिर हमारे जीवन में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एक स्टूडेंट होता है जो बहुत तेज दिमाग वाला होता है, उसके हर बार अच्छे मार्क्स आते हैं, वो उसकी स्मरण शक्ति काफी ज्यादा तेज होती है। जबकि एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसकी स्मरण शक्ति या फिर इंटेलिजेंस ये थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो अपनी लाइफ में सफलता के मामले में जो पहले वाला जो तेज स्टूडेंट है उससे काफी आगे निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है जिसकी स्मरण शक्ति ज्यादा है, उसने अपनी सारी इंटेलिजेंस फैक्ट्स को याद करने में और अच्छे मार्क्स लाने में लगा दी है। जबकि जो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति था जिसकी स्मरण शक्ति थोड़ी सी कम थी, उसने फैक्ट्स को याद करने में अपना दिमाग नहीं लगाकर दिमाग लगाए समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, नए आइडियाज कैसे निकाले जा सकते हैं। इस वजह से वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो जब अपने कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट करती है तो वो यह नहीं देखती कि इस व्यक्ति को कितने फैक्ट्स याद है, वह यह देखती है कि यह व्यक्ति नए आइडियाज सोच पा रहा है या नहीं, या फिर क्रिएटिव आइडियाज कुछ क्रिएटिव कर पा रहा है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कितनी इंटेलिजेंस है ये कोई मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस है हम उसका यूज कैसे करते हैं। स्वास्थ्य और इंटेलिजेंस इन दोनों बहानेबाजियों को डिस्कस करने के बाद में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये बहाने आखिरकार आते क्यों हैं, क्या है इनके पीछे का मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान को समझने से पहले हमें समझना होगा रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव के डॉग एक्सपेरिमेंट को। पावलोव एक कुत्ते को पिंजरे में बांध देते हैं और उस कुत्ते के मुंह में एक नली लगा देते हैं ताकि उस कुत्ते के मुंह से निकलने वाली लार को एक बर्तन में एकत्रित किया जा सके। अब पावलोव आगे यह करते हैं कि एक घंटी बजाते हैं और घंटी बजाने के तुरंत बाद उस पिंजरे में कुछ खाना रख देते हैं। उस खाने को देखकर कुत्ते के मुंह में लार बन जाती है और जैसे ही वो लार बनती है वो लार नली के माध्यम से बर्तन में एकत्रित हो जाती है। पावलो इस प्रक्रिया को काफी दिनों तक दोहराते हैं। अब कुत्ते को समझ में आ रहा था बार बार में दोहराने के कारण कि जैसे ही घंटी बजती है, घंटी बजते ही खाना आता है, खाना बजते ही मुंह में लार बनने लग जाती है और वो लार बर्तन में एकत्रित हो जाती है। लेकिन पावलो थोड़े दिनों बाद में कुछ चेंजमेंट करते हैं। पावलो अब घंटी तो बजाते हैं लेकिन खाना नहीं रखते। लेकिन फिर भी पावलो ये देखकर आश्चर्य होते हैं कि घंटी बजाने के बाद खाना नहीं रखने के बावजूद कुत्ते के मुंह से लार निकल रही थी, क्योंकि वह कुत्ता अब रिएक्टिव माइंडसेट का बन गया था। बार बार एक ही प्रक्रिया को दोहराने के कारण उस कुत्ते के दिमाग ने यह मान लिया था कि घंटी बजने का मतलब है खाना आना और खाना आने का मतलब लार टपकना। अब भले ही खाना नहीं है लेकिन उस कुत्ते का जो रिएक्टिव माइंडसेट है, वो जो रिएक्शन है लार टपकाने की, वो अपने आप आ रही थी। हमारा दिमाग भी ऐसे ही रिएक्टिव बन चुका है। हर बार जब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां या असफलताएं आती है तो हम बार बार बहाना बनाकर अपने दिमाग को हल्का करते आए हैं। अब असफलता या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति मिलते ही हमारे दिमाग में बहाने की लार अपने आप टपक रही है। इस समस्या का समाधान है प्रोएक्टिविटी में। अब यह प्रोएक्टिविटी क्या है, चलो समझते हैं। जब भी हमारे दिमाग में कोई उद्दीपन या उत्तेजना उत्पन्न होती है तो हम उसका तुरंत एक रिएक्टिव रिएक्शन दे बैठते हैं। जैसे कोई इंसान यदि हमें गाली देता है तो उस गाली की वजह से हमारे दिमाग में जो हलचल होती है उसे हम उद्दीपन या उत्तेजना कह सकते हैं। उस उद्दीपन या उत्तेजना के बाद में हम तुरंत एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स देते हुए उस सामने वाले इंसान को गाली दे बैठते हैं। जब भी हमारे दिमाग में उद्दीपन या उत्तेजना उत्पन्न होती है और एक रेस्पॉन्स देते हैं, इन दोनों के बीच में एक रेस्पॉन्स को चुनने की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं रहती है। यह रिएक्टिव इंसान होने की निशानी है, जबकि एक प्रोएक्टिव इंसान के पास में उद्दीपन या उत्तेजना उत्पन्न होने तथा रिस्पॉन्स देने, इन दोनों के बीच में उस रिस्पॉन्स को जिम्मेदारी पूर्वक चुनने की स्वतंत्रता होती है। वह ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे कौन सा रिस्पॉन्स देना है, जबकि वो पावलो का कुत्ता ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था। जैसे ही घंटी बजती है उसके दिमाग में उद्दीपन उत्पन्न होता है और तुरंत रिस्पॉन्स दे देता है एक लार के रूप में। वह डिसाइड नहीं कर पाता था कि लार टपकानी है या नहीं टपकानी है। यही होता है प्रोएक्टिविटी और एक रिएक्टिविटी में डिफरेंस। वो पावलो का कुत्ता जानवर था, जानवरों में प्रोएक्टिविटी नहीं होती है, रिएक्टिविटी ही होती है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर प्रोएक्टिविटी है, हमारे अंदर रेस्पॉन्सेज को चुनने की स्वतंत्रता है। हम चुन सकते हैं कि हमें कौन सा रेस्पॉन्स देना। यदि हमें गाली दे कोई इंसान तो हम ये चुन सकते हैं कि अब हमें वापस गाली देनी है या फिर हमें चुप रहना है।
या फिर उस व्यक्ति से जाके बात करनी है। ये रेस्पॉन्सेज को चुनने की स्वतंत्रता ही प्रोएक्टिविटी है, और यही चीज है जो हमें जानवरों से अलग करती है, क्योंकि हमारे पास एक चेतना है, हमारे पास एक विवेक है, हमारे पास दिमाग है, जो डिसीजन लेने की स्वतंत्रता है। हम चुन सकते हैं कि मैं रिएक्शन देना क्या है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति या असफलता आती है तो हम तुरंत बहाने का एक रिएक्शन दे देते हैं। हम उसके बीच में सोच नहीं पा रहे हैं, हम उस रिएक्शन का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। जबकि एक प्रोएक्टिव इंसान असफलता या फिर कठिन परिस्थिति आने पर तुरंत बहानेबाजी का रिएक्शन नहीं देते हुए यह दिमाग में एक चुनाव करता है, एक रिस्पॉन्स का चुनाव करता है कि मुझे बहाना देना है या फिर कुछ और तरीके से ट्राई करना है या फिर कुछ और करना है मुझे। इन सभी चीज़ों में से चुनाव करता है वो। यदि यह प्रोएक्टिविटी हमें आ जाए तो हमारे बहानों का इलाज हो जाएगा। हमारे दिमाग में यह प्रोएक्टिविटी उत्पन्न करने के लिए हमें लगातार 21 दिन तक एक एक्सरसाइज को फॉलो करना होगा। हमें यह करना होगा कि हर दिन हमारे दिमाग में जो भी उद्दीपन या उत्तेजना उत्पन्न होती है उसके बाद में हम तुरंत रिएक्शन न देकर अपने दिमाग में सोच समझकर एक रेस्पॉन्स का चुनाव करेंगे। जैसे कि मानो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारे पास में वो जो मोबाइल पड़ा है उसमें नोटिफिकेशन बजती है। उस नोटिफिकेशन के बजते ही हमारे दिमाग में एक उद्दीपन उत्पन्न होता है, एक हलचल उत्पन्न होती है। उस हलचल के बाद में हमें ये डिसाइड करना है कि हमें मोबाइल उठाना है या फिर हमें पढ़ना है या फिर हमें कुछ और करना है। हमें जो भी करना है वो स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव करके करना है। ऐसे यदि हम हर चीज में, हर उद्दीपन में करने लगे तो धीरे धीरे 21 दिनों में हमारे दिमाग में ये प्रोएक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बहाने कब दूर हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। यही है बहानेबाजी का एक बेसिक इलाज। यह एक्सरसाइज बेशक कठिन है लेकिन कारगर भी है। यह वीडियो किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग रिटन बाय डेविड स्वार्ट्ज और द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल रिटन बाय स्टीफन कोवी, इन दोनों किताबों से प्रेरित है। आप भी अगर चाहें तो इन दोनों किताबों को पढ़कर अपनी सोच को एक नया आयाम दे सकते हैं। इन किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में हम समझने वाले हैं उम्र और किस्मत संबंधी बहानेबाजी को। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम अंधविश्वासों को नहीं बल्कि तर्कों को सेतु बनाते हैं। क्योंकि इस चैनल का नाम है तर्क सेतु। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।